Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of Business Studies, class 12, where we were dealing with a very important chapter of term 2, that is directing. And during this chapter, we have already discussed the important element of directing, जहाँ हमने बातें की थी कि डायरेक्टिंग के मेजर एलिमेंट्स में सुपरविज़न क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा हमने मोटिवेशन की बात की थी कि मोटिवेशन में अल्टीमेटली जो मोटिवेशन कॉन्सेप्ट है, मोटिवेशन का प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है या मैस्लो हायरार्की थ्योरीज हैं, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन हमने कर ली थी। इसके बाद जो है हम लीडरशिप की भी डिस्कशन की थी हमने। लीडरशिप में हमने जाना था कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अलावा हमने लीडरशिप के पैटर्न को समझा था, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज लीडरशिप के बारे में समझा था। और अपनी लास्ट लेक्चर को हमने कवर किया था कम्युनिकेशन प्रोसेस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी हमने जाना था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ हमने जाना था कि ये कितने टाइप्स का होता है। यानी हमने अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात की थी, डायगोनल कम्युनिकेशन की बात की थी। और उसी क्रम में आज हम उसी कम्युनिकेशन पैटर्न को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि कम्युनिकेशन में हमने बताया था दैट कम्युनिकेशन is a process of exchanging ideas and messages between two or more parties with the help of medium that may be either in the form of verbal, either in the form of written or any other medium। ठीक है, हम किसी भी तरीके से अपने दिमाग की, अपने स्टेट ऑफ माइंड की जो फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, अगर वो हम अदर पार्टी को शेयर करते हैं, ट्रांसमिशन होता है इन चीज़ों का, तो इस ट्रांसमिशन को ही हम, इस ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रोसेस को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सो लेट अस टॉक सम मोर थिंग्स अबाउट कम्युनिकेशन एंड लेट अस नो सम मोर पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन। So first of all, I would like to remind the concept of communication. Later on, we will go some new aspects related to communication. As you can see here, that the communication is the process of exchanging ideas and emotion with the help of any specific medium, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है, जैसा मैंने बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टीमेटली अपने स्टेट ऑफ माइंड के जो भी आइडियाज और जो भी मैसेजेस हैं उनको हम एक्सचेंज करते हैं और अल्टीमेटली एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र करते हैं। हमने कल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने बताया था कि जो प्रोसेस है अल्टीमेटली उस प्रोसेस में दो पार्टीज होती हैं, आइदर इट में रिसीवर और इट में सेंडर। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम बात करें इन पार्टीज के बारे में तो सबसे पहले सेंडर जो है, सेंडर अपने पास जो मैसेज है उस मैसेज को इनकोड करता है, मैसेज को इनकोड करता है, यानी डिसाइड करता है कि इस मैसेज को किस तरीके से, किस मीडियम से हमारे रिसीवर को पहुंचाना है, यानी वो क्या लैंग्वेज यूज़ करेगा या वो सारी चीज़ें जिसके बेसिस पे हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारे रिसीवर को ट्रांसमिट होगा। और जैसे ही इनकोडिंग होती है हम एक मीडिया तय करते हैं और उस मीडिया की हेल्प से अल्टीमेटली हम ट्रांसमिट करते हैं द डाटा टू द रिसीवर, और ये रिसीवर हमारा इनकोड करता है हमारे मैसेजेस को
और इनकोड करने के बाद अल्टीमेटली फीडबैक या रिस्पॉन्स देता है हमारे सेंडर को। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ यू कैन से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जहां हमारा जो सेंडर है वो अल्टीमेटली रिसीवर तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस की हेल्प लेता है, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस से हम जो है समझने की कोशिश करता है कि अल्टीमेटली हमारा जो मैसेज है इस तरीके से रिसीवर के तक पहुंचे और उससे हमारा फीडबैक मिले, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, यहाँ रिसीवर, मैं आपको बताता चलूँ कि रिसीवर जो है इनकोडिंग का प्रोसेस करता है। ठीक है, और जो डिकोडिंग का प्रोसेस होता है वो एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि हमारे रिसीवर के द्वारा भेजे गए मैसेज का कन्वर्जन है इनेबल्ड सो दैट ही और शी मे एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोडिंग होती है। ठीक है, ये डिकोडिंग हमारा अल्टीमेटली रिसीवर ही करता है, ताकि वो जो मैसेजेस भेजे गए हैं हमारे सेंडर के थ्रू उन मैसेजेस को पूरा समझ सके और इन मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सके, हम इन मैसेज के बेसिस पे फीडबैक दे सके हमारे सेंडर को। सो आई होप दीज ऑल थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन क्लियर टू यू। अब इसके बाद जो है हम कुछ पैटर्न जानेंगे, जैसा मैंने हम लास्ट लेक्चर में कवर किया था, दैट मैनर ऑफ डीलिंग कम्युनिकेशन, और यू कैन से मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमने दो बातें, तीन तरीके समझे थे, तीन तरीके हमसे समझे थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल में हमने समझा था कि वर्टिकल जो है अपवर्ड भी हो सकता है, जहाँ पे हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर से बात करते हैं, या ये जो ट्रांसमिशन है ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, जहाँ पर अल्टीमेटली हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो सुपीरियर्स हमारी फर्म के इंफीरियर्स को या सबऑर्डिनेट्स को जो मैसेजेस हैं, जो कंटेंट है वो ट्रांसफ़र करता है। इसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल मेथड में तो जो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है उसमें डिस्कशन at a same level took place, and the workers of one department to another department or another department to previous department make some discussion. ठीक है, it is very interactive for ultimately knowing the information of each other department. ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल डिटेल में कर ली थी। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों ने डायगोनल कम्युनिकेशन की बात की थी। डायगोनल कम्युनिकेशन में हमने बताया था दैट कम्युनिकेशन
at different लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, जब हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच अलग अलग लेवल पे कम्युनिकेशन होती है तो इस कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इन सारी बातों को हमने कवर किया था और आज हम उसी से संबंधित बातें जानेंगे कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने पैटर्न की होती है, उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न की जो है बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, सो टुडे वी विल डील द network of communication यानी किस किस पैटर्न में हमारा जो कम्युनिकेशन उसका नेटवर्क बनता है। तो इसके बेसिकली जैसे हमने बातें की हैं कि कम्युनिकेशन के नेटवर्क को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक्चुअली कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो उसी तरीके से नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन को भी दो तरीके से बांटा जा सकता है। दैट इज फर्स्ट वन इज नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एक एक करके दोनों नेटवर्क की हम मेन फॉर्मेट की बात करें, मेन स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो अगर हम इनफॉर्मल नेटवर्क से फॉर्मल नेटवर्क से शुरुआत करें तो अल्टीमेटली फॉर्मल नेटवर्क में सबसे पहला नेटवर्क है हमारा दैट इज चेन नेटवर्क। ठीक है, जहाँ एक फिक्स चेन के थ्रू कम्युनिकेशन जो है फ्लो करती है। ठीक है, इसके बाद अल्टीमेटली हम अगर बात करें तो व्हील पैटर्न से भी हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में बातें उसके थ्रू होती हैं। इसी के बेसिस पे अल्टीमेटली हम अगर बात करें सर्कुलर नेटवर्क भी हमारा जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक अच्छा नेटवर्क है। ठीक है, और अल्टीमेटली हम अगर बात करें फ्री फ्लो कम्युनिकेशन की, तो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट दैट इज इन्वर्टेड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज ऑफ इम्पॉर्टेंट नेटवर्क, इन्वर्टेड फ्लो ऑफ, और यू कैन से इन्वर्टेड वी, या फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें इन कुछ और नेटवर्क की, तो अल्टीमेटली इसमें सबसे पहला नाम है हमारा सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। इसके अलावा हम बात करते हैं दैट इज गॉसिप नेटवर्क। ठीक है, इन सभी की हम डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। गॉसिप नेटवर्क भी एक इनफॉर्मल मेथड है कम्युनिकेशन का। ठीक है, जहाँ सोर्स का पता नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर भी हमारे नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क एंड क्लस्टर network are also method of making communication. So these are the network which we are going to deal in a detailed manner. हमें अब जानेंगे कि इन तमाम तरीके के नेटवर्क्स में किस तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो होता है, किस तरीके से आइडियाज और मैसेजेस फ्लो किए जाते हैं। ठीक है, और एक एक करके हम जानेंगे कि किन किन मेथड्स में किन किन तरीके से हम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं या कम्युनिकेशन जो है के थ्रू अपने आइडियाज़ और मैसेजेस को जो है ट्रांसमिट करते हैं थ्रू वन पार्टी टू अनदर पार्टी। सो लेट अस डील these type of network one by one and we try to know that in which manner these network are implemented and executed. So let's stop.
Dealing these chain or the network of communication, let us remind all the topic that has been covered in this chapter with the help of case study, as in order to ensure that whatever the concept has been covered in the chapter are very much clear to you or not. So so that we could revise all the topic covered and we could make a clear sense with them. So let's start the case study. First one, that is on your screen. Rahim was working in an enterprise on daily wages basis. It was difficult to him to fulfill the basic need of his family. His daughter fell ill. He had no money for his daughter's treatment. To meet the expense of her treatment, he participated in cycle race and won the prize. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. Now the question is mentioned before you, that which element is directing is element indicated above. Second, by quoting the lines of the paragraph, identify the needs of Rahim that are not satisfied by the that are satisfied by the cycle company. Also explain two other needs of Rahim, followed by other above that are still to be satisfied. ठीक है। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की, कि कौन सा एलिमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहीम को रिटेन करने से रोक रहा है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। तो वो जो एलिमेंट है आपका, वो एलिमेंट है मोटिवेशन। एज यू कैन सी हेयर दैट रहीम इज़ ऑलरेडी इंगेज इन अ पर्टिकुलर जॉब, लेकिन वो जो जॉब है वो डेली वेजेस बेसिस जॉब है। सो ऐसी कंडीशन में जिस दिन वो जॉब में नहीं जाएगा उस दिन उसकी बेसिकल नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होगी। एंड वी वेरी वेल नो दैट मोटिवेशन इज अ प्रोसेस through which the needs of the human beings are satisfied, through which the needs of employee or the personnel who is working in the organization are satisfied, so that they are stimulated to perform their job in a more better, in a more effective and efficient manner। हमारा जो एम्प्लॉई है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब उसकी नीड्स स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होती जाती हैं तो अपने जॉब को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ज़्यादा अटेंटिव होता है और ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब रहीम जो है डेली वेजेस बेसिस पे काम करता है तो उसकी जिस दिन वो जॉब पे जाता है उसकी टास्क फुलफिल होती है, उसकी नीड्स फुलफिल होती है। और जिस दिन वो जॉब पे नहीं जाता है उस दिन उसकी नीड्स फुलफिल नहीं होती है। सो ऐसी कंडीशन में अगर उसकी बेटी बीमार पड़ती है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो एक साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करता है, सो दिस ऑल एक्टिविटी आर स्टिमुलेटेड ड्यू टू अ इंटेंस नीड दैट इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ टेंशन। और इसके बाद जो प्राइस मनी मिलती है वो प्राइस मनी उसके लिए उस टेंशन को सेटिस्फाई करने वाला ड्राइव है, जिसकी बेसिस पे वो अपने टेंशन या अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है। और इस कारण जो है अल्टीमेटली जब उसे एक ऐसी जॉब ऑफ़र की जाती है जिसमें उसे पेंशन प्लान भी मिलता है, तो अल्टीमेटली वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद जो जॉब सिक्योरिटी की नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल होते हुए देखता है कि जिस समय वो काम करने लायक नहीं होगा, उस समय उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हो जाएँगी। तो ऐसी कंडीशन में जो नीड्स उसकी फुलफ़िल हो रही हैं दैट आर साइकोलॉजिकल नीड्स। एंड अल्टीमेटली उस सो द फर्स्ट वन द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एलिमेंट of directing indicator above is motivation. The answer of the second question, that the needs are being satisfied by the cycle company, that is uh, psych, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। और इसके बाद भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल नीड्स और स्टीम नीड्स को भी सेटिस्फाई करना बाकी होता है। और होपफुली हम ये कह सकते हैं कि जिस कंपनी को उसने ज्वाइन किया है वो कंपनी फ्यूचर में उसकी ये नीड्स भी फुलफिल कर देगी। ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ
the topic with the help of case study. As the case study given before you, that Rajiv is working as personnel manager in the company. The specialty of the company is that the financial position of the company is good, and all the employees of all the employees is good. The employees working here are honest, punctual, and hardworking. The CEO of the company asked him to suggest the method of motivation. The CEO asked him to suggest a method which is happily accepted by all the employees. Rajiv spoke to many employees in this connection. Some employees suggested to give more importance to the individual autonomy. Others suggested the performance should be appreciated. Another group suggested to award certificate trophies recognize the performance. Mr. Rajiv mixed all the suggestion, uh, s- s- all the suggestion, and suggested a method of motivation to the CEO. The CEO happily accepted that, and it was immediately implemented. Within few days, company growth rate appeared to have become fast. Now the question is before you, that identify the function of management indicated in the above paragraph. आपसे पूछ रहा है कि इस पैराग्राफ में कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अप्रेजल और उससे रिलेटेड जो रेम्यूनरेशन है उसके मोटिवेशन की बात की गई है, यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जहाँ हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से और ज़्यादा बेटर काम करें ये बताने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके बाद द सेकंड क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ मोटिवेशन वर सजेस्टेड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ बोला जा रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू कौन सा मोटिवेशन मेथड जो है सजेस्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो अवार्ड, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज़, ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर द नॉन मोनेट्रिक मेथड, नॉन मोनेट्रिक इंसेंटिव मेथड ऑफ मोटिवेशन। हमारे एम्प्लॉयज़ जो है अपनी जॉब से, अपनी पेमेंट से और रिलेटेड मोनेटरी फैक्टर से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं। अब उनको कुछ नॉन मोनेटरी इंसेंटिव चाहिए, और उन्हीं इंसेंटिव्स का सजेशन उन्होंने दिया है। एंड एज पर द थर्ड क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ मोटिवेशन कंबाइंड ऑल द above stated and was suggested by the personnel manager, that is to satisfy the esteem needs of the employees। यानी हमारे एम्प्लॉयज़ की स्टीम नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये जो है पर्टिकुलर हमारे मैनेजर मिस्टर राजीव के थ्रू जो है सजेस्ट किया गया है। और अल्टीमेटली इस नीड्स को सेटिस्फाई करने पे हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट और हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा बेटर लेवल पे परफॉर्म की जाएगी। सो होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ let's take one more case study related to the leadership, as it has been given before you. In Manik Limited, selection procedure is very fair, scientific, and standardized. Competent, laborious employees with good work culture are selected. As a result, subordinates are efficient, responsible, and take initiative in every activity. Which kind of leadership would be suitable for Manik Limited? यहाँ ये पूछ रहा है कि लीडरशिप का कौन सा स्टाइल मानिक लिमिटेड के लिए जो है सुटेबल होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि देयर इज थ्री कैटेगरीज ऑफ लीडरशिप, थ्री वेज ऑफ लीडरशिप। एज फर्स्ट वन इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहाँ हमारा जो एम्प्लॉय है वो अपनी मनमर्जी से जो है काम करता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। और इसके बाद अल्टीमेटली अगर हमारे एम्प्लॉयज़ कैपेबल हैं तो वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी आती है, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ की सजेशंस को वार्मली वेलकम किया जाता है। और इसके अलावा कभी कभी हम फ्री रेन लीडरशिप की भी बात करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हमारे एम्प्लॉयज़ कैपेबल हैं और उन एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को जो है फर्म में कंसीडर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे ख्याल से ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन
to be implemented in the organization. So hope the leadership style is very much clear to you. Now in the next lecture we will deal with the communication in some new aspect. Till then, take care and thank you very much.